दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। धमकी या चेतावनी, माइक्रोफोन पर गूंजती उन आवाजों को क्या माने। आवाजें जो कह रही हैं हमारे पास तुम्हारी माँ के लिए जगह नहीं, तुम्हारे पिता, चाची, बेटे, गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी जगह नहीं। और कान खोलकर सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए भी जगह नहीं। ये एक अपील है जो कातर स्वर में गिड़गिड़ाते हुए रिमाइंड करा रही है कि लोग सावधान रहें, घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि उनके बीच एक खूंखार हत्यारा घूम रहा है। ऐसा हत्यारा जो अचानक ही बहुत फुर्ती से हमला करता है, जो अपना शिकार चुनने में बच्चों और बूढ़ों का फर्क नहीं करता। इस खौफनाक किलर के शिकार लोगों की तादाद इतनी है कि उन्हें दफनाने के लिए कब्रगाहों में जगह कम पड़ गई है। किस देश के हालात हैं ये? फिलहाल ये स्थिति है ब्राजील की। अगर जल्द कुछ ना किया गया तो देखते ही देखते ये कई और देशों की कहानी बन सकती है। क्या है ये मामला, विस्तार से बताएंगे। साथ में एक अनोखे पासपोर्ट की खबर भी सुनाएंगे। ऐसा पासपोर्ट जो देशों और सरहदों की सीमाओं से परे दुनिया को दो नए गुटों में बांटता है। और यह भी बताएंगे कि हिंदुस्तान से दूर हिंदुस्तानियों के दो गुट आपस में क्यों भिड़ गए। ये सब आपको पता चलेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े हमारे कार्यक्रम दुनियादारी में, जिसे लेकर आता हूं मैं आपका मित्र सौरभ द्विवेदी। मित्र है ना? चलिए शुरू करते हैं। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज शुरुआत नामकरण से। लोग कितने उत्साह से बच्चे का नाम रखते हैं। बढ़िया से अर्थ वाला कोई यूनिक नाम, किसी सेलिब्रिटी के नाम पर रखा गया नाम, या सिनेमा के किसी किरदार से प्रेरित कोई पॉपुलर नाम। ये नामकरण तो खुशहाली है, लेकिन जब किसी बुरी चीज का नाम रखना हो तो क्या करें? किसी बीमारी का नाम कैसे रखें? चलिए मैं आपको ऐसा ही एक नामकरण का किस्सा सुनाता हूं। बात 528 साल पुरानी है। बरस 1495 का और जगह इटली की एक रियासत नेपल्स। उन दिनों फ्रांस और नेपल्स का युद्ध चल रहा था। जंग में घायल हुए लोगों का इलाज करते हुए इटली के फिजिशियंस ने एक अजीब सी बीमारी देखी। इसमें मरीज के प्राइवेट पार्ट्स में घाव हो जाता था, फिर शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ते, ऐसा लगता किसी ने रेगमाल से रगड़कर चमड़ी छील दी हो। फिर उभरता बीमारी का सबसे खतरनाक रूप, मस्तिष्क, आंख और दिल समेत शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम तहस नहस हो जाता। लोग कुष्ठ रोग से भी ज्यादा इस बीमारी से घृणा करने लगे, क्योंकि ये बीमारी मुख्य तौर पर सेक्स करने से होती थी, और जिससे ये बीमारी होती थी वो कलंकित समझ लिया जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बीमारी को पुकारें क्या। नामकरण के सवाल पर बड़ा अजीबोगरीब हाल हुआ। तब ज्यादातर देशों की अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी हुआ करती थी। ऐसे में जहां भी ये बीमारी फैलती, लोग अपने पड़ोसी को इल्जाम देते। यूं इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के लोग इस बीमारी को कहने लगे फ्रेंच डिजीज। फ्रेंच ने कहा नेपल्स डिजीज, रूस बोला पोलिश डिजीज, पोलिश बोले जर्मन डिजीज, पुर्तगाल और अफ्रीका ने कहा स्पेनिश डिजीज, तुर्कों ने कहा क्रिश्चियन डिजीज। बीमारी भारत में भी पहुंची और यहाँ हिंदू बोले मुस्लिम बीमारी और मुस्लिम बोले हिंदू रोग। ये करीब 3 दशक तक चला। फिर 1530 का बरस आया। इस बरस इटली के एक कवि गिरोलामो फ्राकास्टोरो ने एक कविता लिखी। इसमें कहानी थी एक चरवाहे की जो सूरज के देवता अपोलो से नाराज है, इसलिए कि अपोलो ने मौसम में गर्मी बढ़ा दी, घास झुलस गई, चरवाहे की भेड़ें बिना घास के मरने लगी। नाराज चरवाहे ने कसम खाई, अब मैं अपोलो की पूजा नहीं करूंगा। इससे अपोलो चिढ़ गया। उसने दुनिया को शाप में एक नई बीमारी दी, और इस बीमारी का नाम अपोलो ने उसी चरवाहे के नाम पर रखा। और देखते ही देखते ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। इस कविता में, इस कहानी में अपोलो द्वारा बरपाई गई उस महामारी का नाम था सिफिलिस, और इसी के नाम पर उस सेक्स स्टिग्मा वाली बीमारी का यूनिवर्सल नाम चुना गया सिफिलिस। ये प्रसंग बीमारियों का यूनिवर्सल नाम चुनने के शुरुआती अध्यायों में से एक है। आगे चलकर माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और इसकी मदद से वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों का आकार देख पाए
और इसी आकार के आधार पर फिर बीमारियों के नाम भी तय होने लगे। लेकिन यह सिस्टम भी परमानेंट नहीं था। कई दफा किसी खास देश या जगह से किसी बीमारी की शुरुआत होती और उसी के नाम पर बीमारी का नाम पड़ जाता। मसलन 19वीं सदी में भारत से होते हुए हैजा यूरोप पहुंचा। वहां के अखबार इसे इंडियन कॉलरा कहने लगे। ये न्यूज़पेपर बीमारी की खबर देते हुए उसकी तस्वीर बनाते और इसमें बीमारी का भारतीय रूप दिखाने के लिए उसे पगड़ी पहना देते। ऐसे ही कार्टून में दिखाया गया कि एक अंग्रेज हाथ में सोंटा लिए बीमारी को गले से पकड़े है और कह रहा है, नाउ यू रास्कल वेयर आर यू गोइंग टू, और जवाब में पगड़ीधारी बीमारी कह रही है, आई एम गोइंग बैक अगेन। सोचिए ये कितना नस्लीय और शर्मनाक चित्रण था। एक पूरे देश, पूरी आबादी का नाम खराब कर दो। कई बार इसी तर्ज पर किसी आदमी या किसी खास प्रजाति के जीव या किसी खाद्य सामग्री के नाम पर भी बीमारियों का नामकरण हुआ। ये परंपरा बेहुदा थी, इसलिए इस पर आपत्तियां भी उठी और काफी सोच विचार के बाद 2015 में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक बीमारियों के नामकरण पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आए। कहा कि जेनरिक नाम रखे जाएं, मसलन बीमारी की वजह से उभरने वाले लक्षणों पर आधारित नाम जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, न्यूरोलॉजिक सिंड्रोम। अगर बीमारी फैलने वाले विषाणु का नाम मालूम हो तो उस पर आधारित नाम जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या सार्स। और इसी वायरस वाले सिस्टम से तय हुआ एक नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19। आज कहानी बहुत घुमा के पहुंची है केंद्र पर। कोविड-19 इसके दर्जनों संस्करण आ चुके हैं, इतने कि अब इनका नाम रख पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जो याद नहीं रहते, मसलन VUI 202012/01। ये कोविड के ब्रिटिश वेरिएंट का नाम है। कैलिफोर्निया वाले वेरिएंट का नाम क्या है? B.1.427/B.1.429। साउथ अफ्रीका से जो म्यूटेशन शुरू हुआ उसका नाम है N501Y। और सबसे भीषण, सबसे जानलेवा और उच्चारण में सबसे आसान म्यूटेशन है P1। ये P1 कहां शुरू हुआ है? ब्राजील में एक प्रांत है एमेजोनास, जिसकी राजधानी है मैनाउस। मार्च 2020 में ब्राजील के भीतर कोरोना फैलने की शुरुआत हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ एमेजोनास और उसमें भी खास तौर पर इसकी राजधानी मैनाउस। ये ब्राजील में कोरोना महामारी का केंद्र बिंदु बन गया शहर। सितंबर 2020 में ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने इससे जुड़ा एक शोध जारी किया, जिसके मुताबिक इस वक्त तक यहाँ की करीब 76% आबादी को कोरोना हो चुका था। एक्सपर्ट बोले, दुनिया में कोरोना से हर्ड इम्यूनिटी पाने वाला पहला शहर है मैनाउस। यहाँ कोरोना की दूसरी लहर का आना नामुमकिन है। मैनाउस को महामारी मुक्त घोषित कर दिया गया। लोगों की जीवनचर्या सामान्य हो गई। रेस्तरां, मॉल, कॉलेज सब खुल गए। लेकिन नवंबर 2020 आते आते फिर से वही नज़ारा। अस्पतालों में मरीजों की भीड़, संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल और पहले से ज़्यादा बुरा हाल। जानकार परेशान हो गए कि हो क्या रहा है, और इस क्या का जवाब मिला दिसंबर 2020 में, और इस जवाब का नाम था P1, कोरोना का नया और बेहद घातक संस्करण। कितना घातक है ये समझिए कि इसके चलते मैनाउस समेत पूरे अमेजोनास प्रांत में कोविड की दूसरी लहर आ गई है। इससे संक्रमित हो रहे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। इस सेकेंड वेव में मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। पूरे 2020 को मिलाकर मैनाउस में कोरोना से जितनी मौतें हुई उससे कहीं ज्यादा लोग केवल जनवरी और फरवरी 2021 में मारे जा चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि P1 वेरिएंट नवंबर 2020 से फैलना शुरू हुआ और इतने ही दिनों में ये पूरे ब्राजील में फैल चुका है। वहाँ अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह नहीं, ICU क्षमता से ज़्यादा भरे हैं। प्रशासन गिड़गिड़ाने की हद तक लोगों से अपील कर रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं, खुद सुरक्षा बरतें। ब्राजील की स्थिति समझने के लिए आपको डोमिनागोस अस्वेस का बयान सुनना चाहिए। वो ब्राजील की हेल्थ इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से बातचीत की और ये कहा, अस्पताल में जगह की बात छोड़िए, आधा मार्च खत्म होते होते यहाँ लोगों को कब्रों के लिए लड़ना होगा। लाश दफनाने की जगह नहीं मिलेगी, हमें नए कब्रिस्तान बनाने पड़ेंगे। क्या ये चिंता सिर्फ ब्राजील तक सीमित है? करीब 24 और देशों में भी इस वेरिएंट P1 के मरीज मिले हैं। ये ग्लोबल विस्तार खतरनाक स्थिति है। क्यों है, ये समझने के लिए कुछ बिंदुओं में इस वेरिएंट की प्रवृत्ति जान लीजिए। पहली बात, ये कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों को भी हो रहा है। कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके औसतन 100 पेशेंट्स में से 61 को ये री इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, पिछले संक्रमण से पैदा हुई एंटीबॉडी इसके आगे बेअसर हो सकती है। बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले P1 के आगे ये एंटीबॉडी 6 गुना तक गिर सकती है। तीसरी बात,
कई केसेस में एस्ट्राजेनेका और चाइनीज वैक्सीन जैसे कई टीके इस पर बेअसर साबित हुए हैं। चौथी बात, ये वेरिएंट ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो रहा है, यानी ज्यादा तेजी से रूप बदल रहा है। अगली बात, ये बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले अधिक संक्रामक है। ये बाकी संस्करणों से 1.4 से 2.2 गुना ज्यादा औसत से लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। P1 खतरनाक है, इसकी प्रवृत्तियां आपने जान ली। इसका एक और रूप है P2 और ये और भी ज्यादा घातक है, और ये P2 भी ब्राजील से ही शुरू हुआ है। इसके भीतर P1 और साउथ अफ्रीका दोनों वेरिएंट्स का मिश्रण है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना के ऐसे कई नए रूप सामने आएंगे जो पहले से ज्यादा संक्रामक और जानलेवा हो सकते हैं। आशंका है कि मौजूदा वैक्सीन शायद इनमें से कई वेरिएंट्स पर उतनी असरकारी साबित ना हो। वैक्सीन की बात चल रही है तो आपको इससे जुड़ी एक और खबर बता देते हैं। एक खास पासपोर्ट की बात। दुनिया में एक नए किस्म का पासपोर्ट आने वाला है। अभी इसका क्या सिस्टम है पासपोर्ट का, हम जिस देश के नागरिक हैं, जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, आप में से भी ज्यादातर लोग वहां पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये पासपोर्ट हमें विदेशी यात्राओं में एक आधार पहचान मुहैया कराता है। लेकिन अब एक नई कैटेगरी का पासपोर्ट आने जा रहा है जिसका नाम होगा वैक्सीन पासपोर्ट। इसको समझिए कि आपका हेल्थ कार्ड, इसमें दर्ज होगा कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगी या नहीं, यह भी जानकारी कि आपका कोरोना टेस्ट हुआ या नहीं, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। और ऐसा नहीं कि ये केवल नेशनल लेवल पर हो रहा है, कई एयरलाइंस, इंडस्ट्री ग्रुप, टेक कंपनियां इस तरह का डिजिटलाइज सिस्टम ला रही हैं। यानी आने वाले दिनों में केवल विदेशी यात्राओं के लिए नहीं, बल्कि किसी पब्लिक प्लेस, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, दफ्तर या कारखाने में एंट्री लेते हुए भी शायद आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़े। वैक्सीन लगी है तो एंट्री मिलेगी, वरना शायद लौटा दिया जाए। इसको कोरोना पास का एडवांस रूप समझिए। आपको याद है हमारे देश में जब लॉकडाउन खुला था तो कई राज्यों ने एक नियम लागू किया था कि कोरोना नेगेटिव होने की लेटेस्ट रिपोर्ट लाओ तभी एंट्री देंगे। स्टेशन, एयरपोर्ट, रोड कनेक्शन, सब एंट्री पॉइंट्स पर जांच होती थी। कई जगह होटलों में भी अनिवार्य कर दिया गया था। एक तरह से इसी व्यवस्था का वृहद इंटरनेशनल रूप है कोरोना पासपोर्ट। क्या अभी ये सिर्फ विचार है, पाइपलाइन में है? नहीं, पिछले हफ्ते इजराइल ने यह नियम लागू कर दिया। कई यूरोपीय देश भी इसकी तैयारी में हैं। अमेरिका भी इस पर विचार कर रहा है। कई एयरलाइंस और टूरिज्म से जुड़ी इंडस्ट्रीज ने यह सिस्टम लाने का ऐलान किया है। समर्थक कह रहे हैं ये बढ़िया चीज होगी, इकॉनमी सुधरेगी, संक्रमण का खतरा कम होगा। पर आलोचक भी हैं जो कह रहे हैं कि यह अनैतिक है। वैक्सीन की उपलब्धता यूनिवर्सल नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जितने लोग हैं उतनी वैक्सीन डोज बन गई हैं। जब सप्लाई सीमित है तो लिमिटेड सप्लाई अमीर देशों के पास ही रहेगी। उन्होंने हाईजैक भी कर रखा है। जब पूरी आबादी को वैक्सीन लगने में कई बरस लग जाएंगे तो जो पहले वैक्सीन पाएंगे उन्हें प्रिविलेज मिलेगा। ये न्याय कैसे है? ये तो दुनिया को दो हिस्सों में बांटना हुआ, वैक्सीन वाले एक तरफ, बिना वैक्सीन वाले दूसरी तरफ। एक किस्म का सामाजिक बंटवारा। और इस बंटवारे में सबसे नीचे कौन रहेंगे? गरीब देश, अनप्रिविलेज जनता, वंचित और हाशिए के लोग जो पहले से ही भुक्तभोगी हैं। सोचिए कितने लोग मजदूरी के लिए दूसरे शहर या देश जाते हैं, उनके पास पासपोर्ट ना हुआ तो रोजगार खत्म। दफ्तर और दुकान में एंट्री के लिए वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य हुआ तो कितनों की रोजी छिन जाएगी। आशंका है कि ये व्यवस्था सिस्टम के पूर्वाग्रह को भी मजबूत कर सकती है, जहां नस्ल, लिंग और समुदाय के आधार पर पहले ही भेदभाव होता है। वैक्सीन पासपोर्ट के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं। ये सत्य है कि इस व्यवस्था से इकॉनमी खुलेगी, विदेशी यात्राएं ज्यादा सुरक्षित होंगी, वर्क प्लेस और सार्वजनिक जगहों को सेव किया जा सकेगा, लोग बिना डरे आ जा सकेंगे। लेकिन इसके अपने जोखिम भी हैं। और असली सवाल यही है कि क्या दुनिया कोरोना से सुरक्षा के लिए कोई न्याय संगत सिस्टम ला सकती है जिससे भेदभाव ना हो। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अपने साइज में बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ न्यू साउथ वेल्स स्टेट में हैरिस पार्क नाम का एक शहर है जहाँ भारतीयों की खासी तादाद है, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा से गए लोगों की। इनके बीच काफी होड़ रहती है। बीते दिनों इसी होड़ के चलते एक हिंसक वारदात हुई। घटना 28 फरवरी की है। ऑस्ट्रेलिया के 7news.com के मुताबिक इस रोज यहाँ कुछ सिखों पर हमला हुआ। ये कार में कहीं जा रहे थे, रास्ते में गैंग ने हमला किया। बैट और हथौड़े से कार के शीशे तोड़े, अंदर बैठे से कार छोड़कर भागे। हमलावर गैंग ने पीछा किया और इन पर दोबारा भी हमला किया। सिखों का दावा है कि उन्हें पगड़ी पहनने के चलते टारगेट किया गया। ये भी आरोप है कि हमलावर हरियाणा गैंग के थे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसे हेट क्राइम बता रही है। पुलिस के मुताबिक हैरिस पार्क में पहले से ही दोनों समुदायों में टेंशन रही है। इसकी एक वजह भारत में चल रहा किसान प्रोटेस्ट है। सिख इस प्रोटेस्ट के समर्थन में है और हरियाणा वाला गुट आंदोलन का विरोधी। 14 फरवरी को यहाँ एक गुट ने भारत के नए कृषि कानून के समर्थन में रैली निकाली। इसमें जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। ये रैली स्थानीय गुरुद्वारे के पास से गुजरने वाली थी।
पुलिस ने इसे रोक लिया। कहा कि इस मसले पर पहले से ही हिंदू और सिख गुटों में तनाव है, रैली होने दी तो तनाव भड़केगा। इससे पहले अगस्त 2020 में भी यहां दोनों गुटों के बीच हिंसा हुई थी। तब झगड़ा शुरू हुआ था टिकटॉक पर। दोनों ग्रुप वीडियो बनाकर एक दूसरे के लिए भड़काऊ बयानबाजियां कर रहे थे, एक दूसरे को आमने सामने आने का चैलेंज दे रहे थे। 28 अगस्त रात 10 बजे दोनों गुटों के लोग इलाके के विग्राम स्ट्रीट में जमा हुए और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियोस में सिख खालिस्तान के सपोर्ट के नारे लगाते हुए भी दिखे और इसके जवाब में हरियाणा वाले ग्रुप ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया। अब बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। ये मेरे हमपेशा साथियों की खबर है। 2 मार्च को अफगानिस्तान में 3 महिला पत्रकारों को गोलियों से भून दिया गया। इनके नाम है मुरसल हाकिमी, सादिया और शहनाज। इनमें से 2 20 साल की थी और एक 25 की। ये तीनों जलालाबाद स्थित एनिकास रेडियो एंड टेलीविजन में काम करती थी। दफ्तर से लौटकर घर जाते हुए इनकी हत्या हुई। पुलिस ने इस मामले में एक तालिबानी को गिरफ्तार किया है। दिसंबर 2020 में भी इसी चैनल की एक महिला पत्रकार को मारा गया था। ये हत्या इस्लामिक स्टेट ने की थी। ये दोनों आतंकवादी संगठन महिलाओं को गुलाम बनाए रखने के हिमायती हैं। इनके धर्म की कल्पना इतनी बुज़दिल है कि पढ़ी लिखी कामकाजी महिलाओं को ये दुश्मन मानते हैं। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने चाइनीज सरकार पर हैकिंग का इल्ज़ाम लगाया। कंपनी के मुताबिक चीन का एक हैकिंग ग्रुप है हैफनियम। ये खुद चीन की सरकार ऑपरेट कराती है इसको। इसके हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के सर्वर्स में सेंधमारी की और इसके जरिए ईमेल अकाउंट्स को एक्सेस किया और उनमें वायरस प्लांट किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बयान में इस हैकिंग को स्पष्ट तौर पर चीन की सरकार द्वारा प्रायोजित बताया। हैफनियम पहले भी अमेरिका की कंपनियों, स्वास्थ्य केंद्रों, शिक्षण संस्थानों और रिसर्च सेंटर को अटैक करता रहा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।